मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। अब मैं बाइडेन का देख रहा हूँ कि जिस दिन इलेक्शन खत्म हुआ है 2.5 महीने उसको मिले हैं पूरी तरह तैयारी करने की, अपनी टीम सिलेक्ट करने की। हम तो नंबर्स पूरे कर रहे थे ना, वो अपनी टीम सिलेक्ट कर सकता है। फिर उसको ब्रीफिंग्स मिल रही हैं डिफरेंट मिनिस्ट्री से, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उसको बता रहे हैं कि हर चीज़ का क्या सिचुएशन है। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें इसको, ये जो सिस्टम को रिव्यू करना चाहिए कि जब आपकी टीम बन जाए उसके बाद फिर आपको एक पूरा टाइम मिलना चाहिए गवर्नमेंट संभालने से पहले कि स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की तैयारी करें कि आपने गवर्नेंस कैसे देनी है आपकी, और आपकी टीम की फिर ब्रीफिंग्स हो हर महकमे की। मसलन रेलवे मिनिस्टर है तो उसको पूरी ब्रीफिंग हो कि रेलवे के अंदर एक्चुअली क्या सिचुएशन है। तो मैंने अब जब अपने आप को देखता हूँ तो हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज़ जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। कई फिगर्स तो, और ख़ास तौर पे पावर सेक्टर की, यानी 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। वही मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है। अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ कि कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और हाफिज ताहिर महमूद अशफी साहब आज के पैनल का हिस्सा हैं। शकील अंजुम साहब भी आज के पैनल का हिस्सा हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज मौजूदा निज़ाम की। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब पहले दिन से पाकिस्तान में निज़ाम तब्दील करने की कोशिशें कर रहे हैं। कभी वो रियासत मदीना की बात करते हैं तो कभी चाइना का मॉडल लाने का वो ऐलान करते हैं। आज उन्होंने एक बार फिर मौजूदा निज़ाम पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और अमरीकी निज़ाम की तर्ज पर नज़रसानी की तजवीज़ दे दी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में वजारतों की कारकर्दगी से मुतल्लिक एक तकरीब से खिताब किया, वुज़रा को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने का अल्टीमेटम दिया और पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम पर कई सवालात उठाए। उन्होंने अमरीकी निज़ाम की मिसाल दी और बताया कि वहाँ नए सदर को टीम सिलेक्ट करने के लिए 2.5 माह मिलते हैं, हर वजारत से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाती है। हम आए तो हमें 3 महीने सिर्फ निज़ाम समझने में लग गए। तवानाई समेत कई शोबों में 1.5 साल तक असल अदाद-ओ-शुमार का पता ही नहीं चला। हमारे कुछ वुज़रा अभी भी सीख रहे हैं, इसलिए अमरीकी निज़ाम की तर्ज पर पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम पर नज़रसानी होनी चाहिए और नई हुकूमत को तैयारी का वक्त भी मिलना चाहिए। हाफिज ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। आपके ख्याल में जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान में अमरीकी निज़ाम चलाना मुमकिन है? ठीक है। देखिए, गुजारिश ये है कि जब आदमी किसी चीज़ के किसी भी मामले में उसके सामने चीज़ ना हो और जब सामने आए तो उसमें बहरहाल फ़र्क होता है। बाहर से देखने में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप अंदर जाके देखते हैं तो पता चलता है कि आगे का आवाज़ बिगड़ा हुआ है। तो वज़ीर आज़म साहब सच कहने के आदी हैं। उन्होंने आज जो उनको समझ आई वो कह दी और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि निज़ाम किस कदर बिगड़ा हुआ है और निज़ाम के अंदर जो है ये हकीकी बात है कि बहुत सी चीज़ें हम भी ये समझते थे और कि ये बड़ी आसान है, और लेकिन जब आपके यहाँ कई सिस्टम हैं, आपका ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम ही किसी को नहीं चलने देता है। वो इतना टफ है कि उसको समझते 6 माह या कई साल लग जाएंगे, लेकिन वो अपने आप को आपको समझ नहीं देते। फिर मुख्तलिफ माफियाज हैं, मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हैं, वो अपने मफादात को देखते हैं, अपनी चीज़ों को देखते हैं। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने आज फिर एक बार एक ऐसा सच बोला है जो पाकिस्तान की सारी निज़ाम हुकूमत को और निज़ाम मुमलिकत को आपके सामने रख रहा है कि किस तरह बेबसी होती है कि आप इक़्तिदार में भी हैं, आपके पास वजारत भी है, आप वज़ीर आज़म भी हैं, लेकिन एक आपको फाइल आ जाती है और दूसरे दिन उसी फाइल का जो है वो दूसरा चैप्टर आता है। तो ये दुरुस्त बातें की हैं जो इमरान खान साहब ने की हैं और इसका कुछ थोड़ा सा तजर्बा मुझे भी हुआ है, पहले भी था, लेकिन बाद में आके इसका तजर्बा हुआ है कि ये कितनी तलख बात है, लेकिन है सच
और मैं समझता हूँ इससे कुछ लोगों को ये वो कहेंगे कि जनाब आपकी तैयारी नहीं थी, जितनी मर्जी आप तैयारी करके आ जाए, यहाँ का जो सिस्टम है वो आपकी सारी की सारी तैयारी को जो है वो पीछे फेंक देता है और कोशिश करता है कि निज़ाम जो है ब्यूरोक्रेसी हो, और यहाँ का जो ब्यूरोक्रेसी निज़ाम बनाया हुआ है वो आपको काम नहीं करने देता। उसके लिए बड़ा हौसला भी चाहिए, बड़ी हिम्मत भी चाहिए। और आज एक बार फिर इमरान खान ने कौम को सच बताया है कि ये सूरत हाल थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बेहतर हुई है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि बेहतरी आएगी, अल्लाह पाक खैर फरमाएंगे। ठीक है जी। आमिर साहब, हाफिज ताहिर साहब जिस तरह कह रहे हैं कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर सच बोला है, तो आप समझते हैं कि अब पाकिस्तान में जो अमरीकी निज़ाम की बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, वो चलाना मुमकिन है, वो ला सकेंगे उस निज़ाम को? अच्छा जी, वो जब ये बातचीत हो रही थी ना और हाफिज साहब बोल रहे थे, आप बोल रही थी, तो मैं कैबिनेट के मेंबर्स याद कर रहा था जो जद्दी पुश्ती वजीर हैं। उनमें मैंने देखा अभी एकदम मुझे आए जुबैदा जलाल, खुसरो बख्तियार, शाह महमूद कुरैशी, हफीज़ शेख, अब्दुल रज़ाक दाऊद, उमर अयूब, डॉक्टर इशरत हुसैन, परवेज़ खट्टक, जहांगीर तरीन जो मतलब सुपर मिनिस्टर थे, सरवर खान, शेख रशीद जो 15वीं वजारत कर रहे हैं। ये मैंने जल्दी जल्दी एक थोड़ा सा देखा है कि मैं आपको नाम बता दूं कि जो जद्दी पुश्ती वज़ीर आ रहे हैं, इसमें फहमीदा मिर्ज़ा भी शामिल हैं, ठीक है, फ़खर इमाम साहब वो हमारे बचपन से ही वज़ीर आ रहे हैं, इस तरह के लोग हैं, खुसरो मोहम्मद मियाँ सूमरो, पूरी फैमिलियाँ। अच्छा, एक बंदा जो है ना अनोखा, लाडला खेलन को मांगे चांद, वो है हमारा बेचारा वज़ीर आज़म, जिसकी ट्रेनिंग नहीं थी, जिसने पहले 2 दफ़ा MNA होके किसी स्टैंडिंग कमेटी में शिरकत नहीं की, क्योंकि वो ट्रेनिंग का बुनियादी दायरा पार्लियामेंट का वो था। 23 साल में एक्सपर्ट्स तैयार किए थे 200, और उन्होंने ला के 200 अरब डॉलर हमारे मुंह पे भी मारने थे, गैर मुल्कियों पे भी मुंह पे मारने थे। वो तो बेचारा चुके एक अनट्रेंड वजीर था ना, उसका मैंने नाम नहीं लिया कि वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर बेचारा बना बाद में, लेकिन उसे तजर्बा नहीं था, इसलिए मैंने इस तजर्बाकार कैबिनेट के जो स्टालवर्ड्स हैं उनमें उनका नाम नहीं रखा जी। और 100 दिन का प्रोग्राम असद उमर जो पूरे कारपोरेट सेक्टर की नुमाइंदगी करते थे, वो स्टील मिल भी चला रहे थे, वो ये सारे, शफकत महमूद देख लें, ये भी निगरान कैबिनेट्स में भी रहे, सूबाई कैबिनेट्स में भी रहे, ब्यूरोक्रेट भी थे। फिर जो अच्छे ब्यूरोक्रेट थे जो इनकी नज़र में करप्ट थे वो सारे अंदर कर दिए। भाई आपको ब्रीफिंग कौन देता? मतलब ये समझने की बात है ना थोड़ा आइंदा के लिए, ताकि प्राइम मिनिस्टर जब निज़ाम को बदलने की बात करेंगे और 2/3 अक्सरियत से वो सारा निज़ाम बिल्कुल वो कह रहे हैं कि चेंज कर देंगे, तो यकीनन उनके मद्देनज़र होगा कि फिर इस दौरान वो ऐसे ब्यूरोक्रेट भी तैयार करेंगे जो चाहे इमरान खान साहब दोबारा आए या जो भी वज़ीर आज़म बने, तो उनको ब्रीफिंग देने वाले रह भी जाएं। ऐसा नहीं होता जैसे अमेरिका में लोग मौजूद हैं, एक टीम आती है और वो टीम संभालती है, वही ब्रीफिंग लेती है। यहाँ आने वाले को नहीं पता होता। रात भी वो शेख रशीद कह रहे थे, मैं तो दाखिल हुआ तो मुझे उन्होंने कहा यू आर दी इंटीरियर मिनिस्टर नाउ। तो ऐसा भी नहीं होता कि भाई इस तरह फिर वजीर बनाए। रेलवे की मिसाल दी, जद्दी पुश्ती वजीर है रेलवे का शेख रशीद अहमद, उसकी जिंदगी की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो ML1 प्रोजेक्ट पूरा कर दे। अरे भाई, इस तरह की कहानियों से कैसे लोगों का दिल बहलाओगे? इतना जख्म लग चुका मईशत को, कहीं तो ठहराव लाओ, अपने अंदर भी लाओ, अपनी टीम से। अब्दुल रज़ाक दाऊद देख ले, वो हर हुकूमत के एडवाइजर हैं, कभी वो हुकूमत में बैठे होते हैं, वरना गवर्नर हाउस सिंध में कौन सा वजीर आजम है जिसको अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने ब्रीफिंग नहीं दी हुई कि ऐसे मईशत चलती है और गैर जो सिस्टम की मईशत है उसको कैसे चलाते हैं। वहां शब्बर जैदी जैसे टेक्नोक्रेट्स भी इनके एडवाइजर आके और भाग के चले गए, अपने अपने वो स्कोर सेट करके, अपने क्लाइंट्स को ठीक करके। तो ये तजर्बा का बना हुआ है 2.5 साल से, और 2.25 साल उन्होंने इसलिए मेहरबानी कर दी कि जी 6 महीने तो शायद होंगे ना इलेक्शन की तैयारी के, तो अब आप कर लें। पहले फवाद चौधरी साहब ने ये कहा था, अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, अब देखें अल्लाह ही रहम करे। जी आया साहब। अच्छा, एक तो जाहिर है अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जो बड़ा फैसिनेट करता है। मुझे याद है एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि वहाँ जिस तरह जब न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है और जिस तरह से रिसेप्शन होता है कौम की तरफ से, यहाँ भी इसी तरह होना चाहिए। अब इमरान खान साहब जाहिर है वो जिस तरह की उनकी सोच है, वो प्राइम मिनिस्टर वाली सोच इमरान खान की शुरू से नहीं है। वो जो राना साहब बात कर रहे हैं ना कि वो MNA बन के भी, वो कुछ अप्रोच उनकी प्रेसिडेंशियल अप्रोच है
कि मैं प्रेसिडेंट हूं और अपनी मर्जी की टीम चूज करूं और उसके मुताबिक काम करूं। जाहिर है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये पॉसिबिलिटीज नहीं होती। यहाँ आपको इत्तेहादियों को भी साथ लेके चलना पड़ता है, बहुत सी वजारतें देनी पड़ती हैं, बल्कि वजीर ज्यादा आपको बनाने पड़े, आपके अपने तो बहुत कम है, वो तो नजर आ रहा है। ये मुश्किलात जाहिर है, लेकिन एक बात है, ये बातें जाहिर है को और नहीं कर सकता इस मुल्क में किसी और, ना ये नवाज शरीफ साहब इस तरह की बात कर सकते थे, ना जरदारी साहब, ना कोई और, ये इमरान खान ही कर सकता है, क्योंकि अब जाहिर है एक बहुत जबरदस्त ऑपोजिशन को खेलने के लिए ये मिल जाएगा कि जी वो ना तजुर्बा कर, हम तो कहते थे, और वो खुद जब एतराफ कर रहा होता है प्राइम मिनिस्टर, फिर और ज्यादा मौका मिलता है ऑपोजिशन को बात करने का, क्योंकि ऑपोजिशन तो पहले दिन से कह रही है कि इनको तजुर्बा नहीं था। जब आप एतराफ कर रहे होते हैं तो जाहिर है वो जो कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन और एक कसक शायद सब में होती होगी कि जी हमने इस सिस्टम को ठीक करना है। नवाज शरीफ साहब ने भी अपने तौर पे बहुत सी चीजें ठीक करने की कोशिश की होंगी, बहुत सी हुई होंगी, बहुत सी वो नहीं कर सके, जाहिर है। इसी तरह इमरान खान साहब भी सिर्फ इजहार इमरान खान कर देता है, जाहिर है जो भी उसके जहन में होता है वो बोल देता है, इसलिए वो तनकीद का मौका भी ज्यादा मिलता है लोगों को। लेकिन इन चीजों को अब यहाँ खत्म नहीं करना चाहिए, यहाँ रोकना नहीं चाहिए। भाई जिस मुल्क में निगरान वजीर आजम बनाना पड़े इलेक्शंस के लिए, वहां ये कैसे निजाम आ सकता है? पहले तो लोगों का एतमाद होना चाहिए कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन करा के फिर इक्तदार मुंतकिल करे, वहां से ये सफर शुरू होगा। इन हालात में ये इमरान खान साहब बातें करते रहेंगे और इसी तरह इनका टाइम पूरा हो जाएगा। फैसल साहब, देखिए 200 साल के बाद या 300 साल के बाद जब मौर्रिख तारीख लिखेगा तो वो लिखेगा कि दुनिया में एक ऐसी बदबख्त कौम भी आई थी, तो उस कौम पे इतना बुरा वक्त आया था कि उस कौम के लोग जो है वो नवाज शरीफ के और आसिफ दारी के दौर को जो है वो याद करना उन्होंने जो है वो शुरू कर दिया था। तो ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। जिस वक्त हम इसका गुजर रहे हैं, मौजूदा हुकूमत अगर नाकाम हो रही है, जो जिस तरह की वज़ीर-ए-आज़म ने गुफ्तगू करना शुरू कर दी है, तो ये अच्छी इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए कोई अच्छी अलामतें नहीं है। लोगों का जो है इस सिस्टम से, इस मुल्क से, इस रियासत से जो है वो एतमाद खत्म हो रहा है। इस कौम का जो एतमाद खत्म हो रहा है, वो लोग जो इस मुल्क में तब्दीली देखना चाहते थे, उस तब्दीली के ख्वाब उन्होंने अपनी आंखों में सजाए थे, उनके जो ख्वाब टूट रहे हैं, उनके ख्वाबों का टूटना जो है ना, ये पाकिस्तान के लिए जो है वो कोई अच्छा शगुन नहीं है। अब माजी की अगर लोग नवाज शरीफ साहब के या जरदारी साहब के दौरे हुकूमत को अगर याद कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो कोई आइडियल दौरे हुकूमत था या अच्छा दौरे हुकूमत था। इस कौम की बदबख्ती है कि इतना बुरा दौरे हुकूमत आ गया कि उस बदतरीन दौर को भी जो कह रहे हैं वो बदतरीन दौर हमारे पास आ जाए, इस दौर से जो है वो हमारी जो है वो जान छुट जाए। तो ये इमरान खान साहब को सोचना चाहिए। भाई आप 22 साल तक ये दावा करते थे कि आपके पास प्रोफेशनल्स की टीम है, आप दावा करते थे कि आपने पूरा होमवर्क किया है। कहाँ है आपका होमवर्क, कहाँ है आपके प्रोफेशनल की टीम? वो इस उनकी पॉलिसियों में जो है वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रही? कभी आप कहते हैं मैं तुर्की का निज़ाम लेके आना है, कभी सऊदी अरब का निज़ाम लेके आना है, कभी चाइना का निज़ाम लेके आना है। उस वक्त से खौफ आता है किसी दिन ये जज्बाती होकर ना कहते हैं कि इस मुल्क में हमने जो है वो इसराइल का जो है वो निज़ाम लेके आना है, फिर हम कह सकते हैं तो वज़ीर आज़म में जरूरत है, वही ये बात कर सकता है पाकिस्तान में, और तो किसी में जरूरत नहीं थी। ये जो कुछ पाकिस्तान के साथ और इस कौम के साथ जो हो रहा है, पाकिस्तान कोई तजर्बागार नहीं है कि हुक्मरान आके जो है यहाँ हुकूमत करना सीखे। ये कोई क्रिकेट की पिच समझा हुआ है वज़ीर आज़म साहब ने, तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को, कि यहाँ वो बैटिंग करना सीख रहे हैं कि हुकूमत कैसे चलानी है, हुकूमत जो है वो चलाने का तरीक़ेकार क्या होता है, कौन सा निज़ाम सही है। भाई जिस आइन की किताब से आपने इलेक्शन लड़ा था, उसी आइन की किताब से आपने जो है वो इस मुल्क को चलाना। अगर आप उस आइन की किताब से नहीं चला सकते थे तो आपको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था। आप उस आइन के खिलाफ बगावत करते, इंकलाब के लिए लेके आ रहे। दुनिया में आते हैं इंकलाब, लोग बोलते हैं कि भाई ये आइन जो इस कौम की हालत नहीं बदल सकता, लेकिन आपकी जद्दोजहद तो ये थी कि इस आइन के तहत आप तब्दीली लाएंगे, लेकिन नहीं ला सके। आप अपनी गलतियों को तस्लीम करें, खुदा के वास्ते तस्लीम करें। इस कौम के अंदर जो मायूसी पैदा हो रही है, जो कौम की जो जहनी नफ्सियाती हालत होती जा रही है, ये हालत जो है वो किसी तौर पे भी जो है वो अच्छे इशारे नहीं दे रही। इस बात को कोई समझने वाला इस मुल्क में पता नहीं है या नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला इस मुल्क पे जो है अपना रहम फरमाए। ब्रिगेडियर साहब देखें, दो वहाँ पर अमेरिका का सिस्टम ये कि वहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत मैच्योर है एंड दे नॉट पोलिटिसाइज्ड। यहाँ पर बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर एक सेट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स है वो पीपल पार्टी का है, एक PMLN से है, और दिस फर्स्ट टाइम कि एक थर्ड पार्टी आई PTI। अब वहाँ के ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम हो गई कि दे व्हेन दे केम
तो देवर अपसेट, और वो उनको नजर है कि जी हम करप्शन को पकड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो सारा निज़ाम ठप हो गया। जब आपका सिस्टम मैच्योर होता है तो फिर बाइडेन जब 2.5 महीने पहले उनको ब्रीफिंग शुरू होती है तो वो हो जाती है, तो इट विल बी बिग एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर द स्टाफ कि वो इनकमिंग गवर्नमेंट को ख्याल करें, ब्रीफिंग दें या आउटगोइंग करें। आउटगोइंग नाराज हो जाएगा, उनकी एक प्रॉब्लम हो जाएगी। एक तो ये सेकंड ये है कि सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर ये देखना चाहिए कि ये आपने एमएनए जो सिलेक्ट करते हैं उनको पहले ही टिकट देने से पहले देखेंगे किन को हमने किन किन अपॉइंटमेंट्स पे लगाना है 1 और 2, वो उनको उस हिसाब से टिकट दें और फिर एक शैडो गवर्नमेंट बना लें। शैडो गवर्नमेंट का ये काम होना चाहिए कि 3-6 महीने पहले वो बिल्कुल सिस्टम को समझना शुरू करें, मुल्क की हालात देखें, माइशत देखें, लॉ एंड ऑर्डर देखें, जो जो आपने जिनको बनाना है, एजुकेशन, हेल्थ, सबको देख के, ताकि वो करंट हो जाएं। द डे दे टेक ओवर दे शुड लुक लाइक एन ओल्ड गवर्नमेंट रनिंग द शो। ये हमारा ये होता है कि जाहिर है कि उनकी प्रॉब्लम हुई, आई डू अंडरस्टैंड कि नए आए हैं, ब्यूरोक्रेसी साथ नहीं दिया, लोग के खिलाफ थे, तो वो फिर बिल्कुल साइड पर उनको प्रॉब्लम हुई और वो डिलीवर भी नहीं कर सके। ये 1.5-2 साल उनके इसी तरह गुजर गए, जिसकी वजह से उनकी पार्टी को बहुत सेटबैक हुआ है। प्रेसिडेंट सेकंड ये कि जो उन्होंने वादे किए थे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के, जुडिशियल रिफॉर्म्स के, पुलिस रिफॉर्म, ये मस्ट डू, ताकि ये करेंगे तो फिर जो वो बातें करें कर सकेंगे। रिफॉर्म के लिए रेफरेंडम कराएं, 22 करोड़ लोगों में से मिनिस्टर्स हैं, आई थिंक देन यू विल हैव अ वाइट चॉइस। शकील अंजुम साहब, तो देखिए कि वज़ीर आज़म साहब ने रियासत मदीना से शुरू किया था अपना सफ़र और आवाम को बताया था कि पाकिस्तान में रियासत मदीना का क़याम अमल में लाया जाएगा। रियासत मदीना से फिर चाइनीज़ मॉडल, तुर्की, मलाइशिया और उसके बाद अब अमरीकी मॉडल पर आ गए हैं। और वज़ीर आज़म साहब को शायद ये नहीं पता कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल रिफॉर्म्स हैं वहाँ पे सदारती निज़ाम है और पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम है। पहले तो अब जिस तरीके से 22 साल उनकी जद्दोजहद थी इस निज़ाम को बदलने के हवाले से और यहाँ पर उन्हें वज़ीर आज़म बनाया गया, अब मेरे ख्याल लगता है अगले जो 2-2.5 साल उन्होंने बताया है उन 2-2.5 सालों में ये निज़ाम पार्लिमानी निज़ाम को लपेट कर सदारती निज़ाम लाया जाए, फिर उन्हें सदर बनाया जाए, उसके बाद जो है वो अपनी मर्ज़ी की टीम मुंतखब करें और फिर जो है इस मुल्क के और कौम के हालात बदलेंगे। भाई आपने टीम ये बताएं कि फिर ये जो मिनिस्टर और काबीना की इतनी बड़ी काबीना आपने बनाई है, आप तो कहते थे मैं 12-14 मिनिस्टर्स के साथ काम चलाऊंगा, तो ये सारे मिनिस्टर किसने बनाए हैं? अगर आपने नहीं बनाए, अगर ये आपकी टीम नहीं है, अगर असद उमर या फ़खर इमाम, फहमीदा मिर्ज़ा और शेख रशीद साहब जो क्लेम करते हैं कि वो सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है, 15 वजारतें चला चुके हैं और रेलवे का उन्होंने जो 2.5 साल में हाल किया है, वो अब जो नए वजीर आए हैं वो कहते हैं कि रेलवे को बंद कर दिया जाए स्टील मिल की तरह। तो आपने जो अवाम से वादे किए थे, आप जो ये कहते रहे कि 22 साल तक आपने जद्दोजहद की है और इन 22 सालों में आपने पूरा होमवर्क तैयार किया है और उस होमवर्क के नतीजे में वो आप इस पाकिस्तानी अवाम और मुल्क की तकदीर को बदल देंगे, यहाँ की मुआशी इस्लाहात लेकर आएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे और आपने बुलंदो बांग दावे किए। इसका मतलब आप कौम से झूठ बोल रहे थे, आज आपने उस झूठ का इतराफ किया है। और रही बात ब्यूरोक्रेसी की, तो ब्यूरोक्रेसी ने पूरी जिस भी हुकूमत जो भी हुकूमत आती है उसका वो साथ दे रही है। आप पंजाब को देख लें, पंजाब में इस वक्त जो टॉप ऑफ द लाइन ब्यूरोक्रेसी है वो सारे वही ब्यूरोक्रेट हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ के साथ सर्व किया। आप कहते हैं कि आपकी ना तजर्बाकारी है, केपी में आपकी हुकूमत को 8वां साल है, 8 साल हो गए हैं। 8 साल में आपने क्या सीखा? केपी में एक पूरा सूबा आपको दिया गया हुकूमत करने के लिए, वहां पर आपने अपनी मर्जी का वजीर आला लगाया, वहां पे अपनी मर्जी की कैबिनेट बनाई, पूरे अख्तियार के साथ आपने हुकूमत की। उस हुकूमत के नतीजे में आपने क्या सीखा? आप आज हमें ये बता रहे हैं कि आज आपने कहा कि मुर्गियों से, अंडों से, कट्टों से, और कल आपने ऐलान कर दिया कि शहद से जो है ना इस मुल्क की मईशत ठीक होगी। तो शहद से जो आप मक्खियां पालें, अब इंतजार करेंगे अगले 2.5 साल। आप और मैं मिलकर एक मक्खियों का फार्म बनाते हैं, पहले मक्खियां पालते हैं, उन्हें जवान करेंगे, फिर उसको फिर उसको बेचेंगे, फिर उसका जो मुबादला आएगा उससे हम गुजारा करेंगे। अब हम शहद की तरफ जाएंगे। तो ये वजीर आजम साहब ने हमें ख्वाब और सुहाने सपने दिखाए थे
और बताया था कि इस मुल्क से प्रोटोकॉल का खात्मा होगा, कालाबाग से जीते हैं, सबजबाग दिखाए थे और लूटमार खत्म होगी। तो ये 2.5 साल में इन तमाम चीजों में जो है इजाफा हुआ है। आपने कहा था कि आपने सर वो सबज बाग, अब तो काला बाग की तरफ जा रहे हैं राणा साहब। सबज बाग तो बहुत देख लिया, अब काला बाग की तरफ जा रहे हैं। मेरे ख्याल में अब काला बाग। जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। दूसरा सवाल आज हमारा है, कोरोना की नई किस्म मजीद खतरनाक, कंट्रोल कैसे मुमकिन है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, कोरोना वबा ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है और खौफ के साए मजीद गहरे होते जा रहे हैं। साइंसदानों के मुताबिक बरतानिया, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका समेत कई मुल्कों में कोरोना की नई किस्म है जो सामने आई है, जो असल वायरस से 70% तेज़ी से फैलता है। ये वायरस इंसानी सेल से ज़्यादा आसानी से मुंसलिक हो जाता है और बराह रास्त इंसान के जहन पर हमला करता है। कोरोना वायरस का नया वर्जन सामने आने के बाद दुनिया भर में हलचल मच गई है। बरतानिया में सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं। पाकिस्तान समेत 40 से ज़्यादा मुल्कों ने बरतानिया के लिए अपनी सरहदें बंद कर दी हैं। बैनुल-अक़वामी परवाज़ें मुअत्तल हो चुकी हैं। यूरोपीय स्टॉक्स मंदी का शिकार है और आलमी सतह पर तेल की कीमतें भी बुरी तरह गिर गई हैं। उधर मुख्तलिफ मुल्कों में कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला भी जारी है। कई कंपनीज ने कोरोना वायरस के नए वर्जन के खिलाफ वैक्सीन की तैयारी का काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन वैक्सीन के आने तक इस वायरस से बचने के लिए कम से कम मास्क जरूर पहनें और समाजी फासला रखें। इसी मुनासिबत से आज का दूसरा बड़ा सवाल है। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज करूँ, ये कोरोना की जो नई किस्म है, कहा जा रहा है बड़ी खतरनाक है पहले वाली से। अब पाकिस्तान की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको कंट्रोल कैसे कर सकती है गवर्नमेंट मजीद? देखिए जी, गवर्नमेंट बेचारी क्या कर सकती है इसमें? यहाँ लोग खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ करने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है, तरीका बता सकती है, वो सब कुछ बता दिया गया। क्योंकि इस बात को देखें ना, मैंने फरवरी में जब ये कोविड शुरू हुआ, पाकिस्तान के अंदर नए नए केसेस आए, मैंने इसी प्रोग्राम में कहा था कि एयरपोर्ट्स पे अच्छे इंतजाम किए गए हैं, लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है, लिखवाया जा रहा है कब से आ रहे हैं, चेकिंग शुरू थी। हुकूमत ने ही किया था, फैसल भाई जज्बाती ना हो जाएं, हुकूमत ने अच्छा काम किया जी। बीच में बुरे भी हुए, हम सब चीज़ें तबसरे करते रहे। हुकूमत क्या कर सकती है? जहां अब पहुंच गए हम, जहां दुनिया के जदीद तरीन साइंटिफिक निज़ाम रखने वाले, वो फैसल भाई के लिए, PhD डॉक्टर फैसल के लिए, जहां साइंटिफिक निज़ाम मौजूद है, वहां पे अब धड़ाधड़ करोड़ों पाउंड प्रिंट करके लोगों को पैसे, ये मैं बरतानिया की बात कर रहा हूँ, नया सदर अमरीकी नामजद सदर हो गया है, इलेक्टेड सदर हो गया है, वो जो बाइडन कह रहा है पहले दिन मैं ये काम करूंगा, सबकी ऐसी की तैसी फिरी हुई है। हम उसमें कहीं आते ही नहीं, हमारे पास तो वैक्सीन का नामो निशान अभी तक कहीं है ही नहीं। जहां वैक्सीन आ गई वहां ये हालत है। तो मैं अपने इस प्रोग्राम के देखने वालों से ये अपील करूंगा कि खुदा के वास्ते किसी हुकूमत की, किसी अपोजिशन की बात पे न जाएं, आप सिर्फ अपनी फैमिली पे चले जाएं। बिल्कुल सही। अपनी जान की परवाह न करें, अपने घर वालों के लिए करें, वालदैन के लिए करें, बच्चे वालदैन के लिए करें, बड़े छोटों के लिए करें। ये सबको करना पड़ेगा। तो जो अब तक की वाहिद जगह है वो है कि आप एक डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क लगाएं। और ये जो देहातों में कल्चर आम है, वो मौत तो आनी है, गले मिलो, हाथ मिलाओ, भाई कुछ दिन के लिए कह दो कि ये सुन्नत नबवी है, दुआ और दवा दोनों ही। सीने पे हाथ रख के, जोड़े, हाथ जोड़े भी नहीं तब भी हाथ मिला लेते हैं, सीने पे हाथ रख दें, फासला रखें। इसके अलावा कोई कंट्रोल नहीं है। जब वैक्सीन आएगी तब हमारा नंबर जब आएगा फिर देखा जाएगा। शकील अंजुम साहब, देखिए, तो अब जैसे आपने कहा कि जो दूसरी लहर है बड़ी शिद्दत है उसमें, और ख़ास तौर पर आपने बताया कि यूके के अंदर कि वो उसका जो फैलाव है बहुत ज़्यादा है। और अगर आप बात करें हुकूमत की, तो हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत सिर्फ बता ही सकती है कि अवाम जो है इससे बचाव के लिए ये एहतियाती तदाबीर करें। तो ये जिम्मेदारी मैं समझता हूँ हुकूमत के साथ साथ अवाम की भी है, हम सब की है। और हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से इस बीमारी से बचना है, और इसके बचाव के मुख्तसर से तरीके हैं, अगर आप अपना लेंगे तो बच जाएंगे। और मास्क पहने, समाजी फासला रखें, लोगों से कम मिलें जुलें। लेकिन हालात जो है उसके बिल्कुल बरक्स हैं इस वक्त। लोग शादियां भी कर रहे हैं, मजहबी इज्तिमात भी कर रहे हैं, हर किस्म की महफिलें भी हो रही हैं, लोग गले भी मिल रहे हैं, लोग एक दूसरे से हाथ भी मिला रहे हैं, बाजारों में भी उसी तरह रश है। हाँ, हुकूमत एक काम कर सकती है कि जो बाजारों में और सरकारी जगहों पर रश है उसको तो कंट्रोल कर सकती है हुकूमत। लेकिन इस मर्तबा जब इस वबा की शिद्दत ज्यादा है
तो हुकूमत उस तरह संजीदा नजर नहीं आई जिस तरह से मार्च में नजर आई थी हमें, जब ये वबा आई थी। और हुकूमत की जानिब से जो इकदाम किए गए थे वो बड़े संजीदा थे और अवाम ने भी उन्हें सीरियस लिया था और अवाम खौफजदा थी। लेकिन अलमिया ये है कि इस वक्त ना तो अवाम संजीदा है और ना ही हुकूमत की तरफ से कोई संजीदगी दिखाई जा रही है कि किस तरीके से इसकी रोकथाम की जाएगी। सही, ब्रिगेडियर साहब देखें, जो सलीम आमिर साहब बात कर रहे थे, मैं उसको सेकंड ये करता हूँ कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि इट इज़ वेरी इजी टू चेक योर फैमिली। पाकिस्तान में आई थिंक एक नारा भी होना चाहिए, स्लोगन होना चाहिए कि आपकी फैमिली सेफ, आपका पाकिस्तान सेफ। बिकॉज देखें, एक फैमिली अपने घर में बीइंग हेड ऑफ द फैमिली, अगर आप उसको प्रोटेक्ट कर लें तो नेचुरली ये स्प्रेड आउट करेगा पूरे पाकिस्तान के ऊपर। सेकंड, विलेजेस आर मच मोर सेफ। विलेज में बहुत कम केसेस हैं, इसलिए ओपन हवा है, खुले बैठते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं होती है। मीडिया को अभी भी हम यूज नहीं कर रहे हैं। मीडिया मस्ट टेल अ ग्रेविटी, सेफ्टी सबको बता दी है, कंडीशन बताएं। जो वेंटिलेटर पर आईसीयू में पेशेंट्स हैं, नॉट शोइंग देयर फेसेस, बताएं कि क्या कंडीशन होती हैं। शायद लोग इसी से हमारे डर रहे हैं। ये सोचना कि जी मुसलमान है तो वक़्त आना है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह भी कहता है, सब रसूल भी हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अपनी एहतियात हर लिहाज से अपने आप को बचाएं, बाकी सब हो जाती हैं। और उसके साथ ये चीजें हम करेंगे तो फर्क पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये हम करेंगे तो पाकिस्तान फिर दोबारा इस वेव से भी महफूज रहेगा। जी फैसल साहब, देखिए, एक तो अब तक की जो सूरत-ए-हाल सामने आ रही है उसका एक पहलू ये भी है कि मास्क जो है वो इस वायरस को नहीं रोक पा रहा। जो लोग मुस्तकिल मास्क पहनते हैं और मुस्तकिल जो है वो सख्त नौयत की एहतियात कर रहे हैं, वो भी जो है इस वायरस की लपेट में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मास्क जो है वो नहीं रोक पा रहा। बहरहाल ये कि हमें मास्क पहनना चाहिए, जो SOP है वो उस पर अमल दरामद करना चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है ये इम्पोर्टेंट है कि अव्वल तो पाकिस्तान में जो मर्ज है और जो मरीज है और डॉक्टर है, डॉक्टर और मरीज के दरमियान जो है ना वो रुकावटें वो बहुत ज्यादा हो गई है। डॉक्टर की और मरीज के आपस में रसाई जो है उसमें इतने बैरियर आ गए हैं कि उसकी वजह से जो है वो मरीजों को जो है वो बड़े मुश्किलात का सामना है। सिर्फ कोविड के मरीजों को नहीं बल्कि दीगर बीमारियों के मरीजों को भी जो है अपने इलाज मालजे के लिए जो है वो मुख्तलिफ नौयत की मुश्किलात का, परेशानियों का सामना है। इस बैरियर्स को सबसे पहले जो है तोड़ना होगा। और फिर हम जो एक आम आदमी के लिए SOP की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो क्लिनिकल SOP जो है वो जारी नहीं की है। देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है कि जो डॉक्टर होता है वो तरीका इलाज दरियाफ्त नहीं करता। डॉक्टर जो है वो दरियाफ्त शुदा तरीका इलाज पे इम्प्लीमेंट करता है। तरीका इलाज की टीम अलग होती है, साइंसदान होते हैं, उन्होंने डॉक्टरों को जो है बताना होता है कि आपने इस तरीके से जो इलाज करना है। इस वक्त तक आज की तारीख में पाकिस्तान में जो है वो ये नहीं बताया गया डॉक्टरों को कि किस मरीज को कितनी मिकदार में किस वक्त कौन सी दवा देनी है, किस कंडीशन के मरीज को किस तरह हैंडलिंग करनी है। इस पर ये मरीज को मुकम्मल तौर पर डॉक्टरों के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। हर अस्पताल में डॉक्टर जो है वो अलग अलग उसकी जो है अपने तजुर्बे के मुताबिक, अपने मुशाहिदे के मुताबिक जो है वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये बड़ी जो है वो एक खौफनाक सूरत-ए-हाल है। इसको जो है बहुत ज्यादा वो संजीदगी से लेने की जरूरत है कि डॉक्टरों को जो है वो एक क्लिनिकल जो है SOP दी जाए। हर पायलट को जहाज बनाना नहीं आता, जहाज चलाना और जहाज बनाने में फर्क है, तो इसको समझने की बहुत जरूरत है। एक बात आपकी इजाजत से आमिर साहब से पूछ लूं, हमारे यहाँ जहाज वैसे बहुत उड़ाए जाते हैं, क्विकली पूछिएगा, जहाज हमारे यहाँ वैसे ही फैसल साहब बहुत उड़ा रहे हैं। मैं पूछा था आमिर भाई ने जो इस वक्त इतनी अच्छी वो कोरोना के हवाले से बात की, तो लोगों को मशवरा देंगे कि अपोजिशन के जलसों में ना जाए, एहतियात करें। हम तो कह रहे हैं किसी की तरफ ना जाएं, अपने घर में जाएं। बार बार कह रहे हैं ना हुकूमत पे जाएं ना अपोजिशन पे जाएं। उन्होंने कहा ठीक आया साहब। हाँ जी, उन्होंने कह दिया। अच्छा, अब न्यू वेरिएंट हम सिर्फ गाड़ियों में सुना करते थे कि जी कोई नया मॉडल आ गया, उसमें नया वेरिएंट आ गया बड़ा। अब ये इतनी खौफनाक, लास्ट ईयर दिसंबर में वुहान से ये सिलसिला शुरू हुआ था, उस वक्त लग रहा था बहुत ख़तरनाक है, लेकिन जो अब लहर आई है जो बता रहे हैं कि 70% ज़्यादा तेज़ी से ये फैलता है। और जो ख़दशा इसमें जो सबसे ज़्यादा जाहिर किया जा रहा है कि बच्चे कैरियर तो थे पहले वायरस के, ये शायद बच्चों को इफ़ेक्ट भी करेगा, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। और माहिरीन कुछ काफ़ी अरसे से ये बात कर रहे थे कि ये वायरस शायद मुख्तलिफ शक्लें बदल के आता रहेगा। एक वैक्सीन तैयार हुई
हम जैसे मुल्कों के लिए तो खैर अभी बहुत दूर है, कोई तस्वुर ही नहीं है। यहाँ वो पहुंच गई, वेस्ट में खरीद ली गई, लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो गई और पता चला एक और वेरिएंट उसका आ गया तो वो पिछली वैक्सीन तो बेकार हो जाएगी। अब उनको फिर नई वैक्सीन बनाने पड़ेगी। तो अल्लाह ताला रहम करे, अगर ये इसी तरह शक्लें बदल के ये बढ़ता रहा तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल स्पेनिश फ्लू से ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल हो जाएगी जो 1919 में दुनिया ने देखा था। एक छोटी सी बात करनी है, अब वो जाहिर है गवर्नमेंट की तरफ जो सबसे ज़्यादा कमी मुझे नज़र आ रही है, कोई कैंपेन नहीं है। सही, अवेयरनेस कैंपेन बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट बहुत डिले कर रही है ताकि आम आदमी तक मैसेज पहुंच जाए कि इससे कैसे बचना है। ये खाली शोज करने से इसका कोई फायदा नहीं होगा। जी आमिर साहब क्विकली। मैं बस ये कह रहा था, अयाज साहब मौजूद थे, मैंने प्राइम मिनिस्टर से उस दिन कहा कि मदरसे दीनी क्यों खोले गए, क्या वो हमारे बच्चे नहीं हैं जब बाकी स्कूल बंद हैं। उस दिन उन्होंने कहा मैं अभी चेक कराऊंगा, और आज फिर कैबिनेट में उन्होंने शफकत महमूद साहब से कहा कि मुझे बताएं मदरसे क्यों खुले हुए हैं। तो इस पे मौलाना साहब भी बता सकते हैं, लेकिन मैं हैरान हूं प्राइम मिनिस्टर को इतने दिन पहले बताई गई, वो नोटिस कह के फिर अब दोबारा नोटिस ले लिया। जी हाफिज ताहिर साहब। आमिर साहब महंगाई कम करने का तरीका भी वज़ीर आज़म को बता दें, आपके मशवरे पे अमल करते हैं। चलिए नेक्स्ट। जी हाफिज ताहिर साहब। जी गुजारिश ये है जी कि मदारस की तरजीमों के साथ तो मीटिंग की है शफकत महमूद साहब ने, और उसमें उनसे कहा है कि भाई ये सूरत हाल है, और उस पर उन्होंने कुछ एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की हैं। लेकिन मैं तो खुद चूंकि इसका शिकार रहा हूँ, इसलिए बार बार मैं तो यही दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ, वो उलमा हों, वो सियासतदान हों, वो हुक्मरान हों, तेरी मेहरबानी करें खुदा के लिए। और अवाम से भी कहता हूँ कि अपने आप को बचाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर तवक्कुल का कहा है, उससे पहले ये भी कहा है कि पहले ऊँट का घुटना बांधो फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। तो ये तो हम बार बार गुजारिश कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, आप अल्लाह करेंगे ये बात समझ आ जाए, और कौम को समझनी चाहिए, आपको भी बचाएं, अपने बच्चों को भी बचाएं। बिल्कुल जी, अपना ख्याल खुद रखें, और जो इसमें SOPs हैं समाजी फासला रखें, साथ ही मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। ज़ाहिर है आप अपने आप को खुद बचा सकते हैं, अपनी फैमिली को बचाएं, बहुत ज़रूरी है। ये वबा का जो सेकंड फेज़ है ये इंतहाई ख़तरनाक है। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तीसरा सवाल है, क्या पाकिस्तान इसराइल से मुतालिक दबाव बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक इसराइली अखबार ने दावा किया था कि साउथ एशिया के बड़े मुस्लिम मुल्क के रहनुमा ने इसराइल का दौरा किया है और इस हवाले से पाकिस्तान से मुतल्लिक़ क़यास आराइयाँ की जा रही थी। ताहम हुकूमत पाकिस्तान ने इसे मुस्तरद कर दिया। इत्तलात ये भी थी कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से खलीजी मुल्कों का पाकिस्तान पर दबाव है, जिसकी हुकूमत की तरफ से तरदीद भी की गई। ताहम वीज़ों की बंदिश के हवाले से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने हाल ही में UAE का दौरा किया और मुत्तहिदा अरब अमारात को हुकाम को ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होता उस वक्त तक इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं कर सकते। हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। सवाल ये है, क्या पाकिस्तान इसराइल से मुतालिक दबाव बर्दाश्त कर पाएगा आपके ख्याल में? बिल्कुल जी, हम कोई किसी के गुलाम थोड़े हैं, और फ़लस्तीन के मसले के ऊपर हम तो इस वजह से फ़लस्तीनियों के हामी नहीं है कि फ़लाँ उसका हामी है या फ़लाँ उसका मुखालिफ है। हमारा मौक़िफ़ एक अल्लाह के लिए है, दूसरा मज़लूम है, वो जालिम के खिलाफ है। तो दबाव पहली बात है तो किसी ने अभी तक डाला नहीं है, ना कोई अल्हम्दुलिल्लाह डाल सकता है। और अगर कोई ऐसी कोशिश होगी भी तो हम इतने भी कमज़ोर नहीं है जितना कमज़ोर पाकिस्तान को बताया जाता है। एक मजबूत कौम और एक मजबूत फौज और एक निज़ाम के साथ हम जो है रहते हैं, तो इसलिए हर वक्त इस चीज से भी हमें बाहर आना चाहिए कि फुलां कहेगा सिट तो हम बैठ जाएंगे, फुलां कहेगा स्टैंड तो हम खड़े हो जाएंगे। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दाखिला खारजा पॉलिसी खुद बनाने का इख्तियार रखते हैं और बनाते हैं, इसलिए इस पे कोई दूसरी राय नहीं है कि मौजूदा दौर हुकूमत में तो इसराइल के तस्लीम की बात नहीं हो सकती। हाफिज साहब जी, ब्रिगेडियर साहब देखिए, बिल्कुल हाफिज साहब की बात ठीक है। जब तक यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के मुताबिक 2 स्टेट्स वहाँ नहीं बनाई जाती हैं, पैलेस्टीन को लॉन्ग लास्टिंग पीस उनको स्टेट नहीं दी जाती है, पाकिस्तान का जस्ट और प्रिंसिपल स्टैंड है एंड वी आर कमिटेड। और इससे सबसे ज़्यादा खतरनाक हमारे कश्मीर कॉज को होगा, क्योंकि दोनों के ऊपर यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन है। इसलिए पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है, पाकिस्तान एक न्यूट्रल मुल्क है। वी आर लोकेटेड ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग जियोस्ट्रेटेजिक लोकेशन। हमारी मुसल्लह फौज बहुत बहादुर लड़ाका है,
इसलिए हमें कोई प्रेशर नहीं कर सकता, ना हम प्रेशर में आएंगे। फैसल हुसैन साहब, देखिए हम इसराइल को तस्लीम करें या ना करें, लेकिन इस सारे मामले को हमें गुनाह और सबाब से ना बाहर निकल के देखना होगा। इस पे जो है वो ओपन बहस होनी चाहिए कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस पे जो है हमें किसी जमूत का शिकार नहीं हो जाना चाहिए। इस पे मौजूदा हालात के मुताबिक जो है इस बहस को जो है एक पार्लियामान से लेके एक आम सतह तक जो है इसको ओपन करना चाहिए। शकील अंजुम साहब, देखिए दुआ, पाकिस्तान एक खुद मुख्तियार मुल्क है। अगरचे कुछ ममालिक के दबाव डालने की आवाज़ें आ रही हैं और उन्होंने हमारे वीज़े भी बंद किए हैं, लेकिन हमें वही फैसला करना चाहिए जो पाकिस्तान के अपने मफाद में है, पाकिस्तानी कौम के मफाद में है। दूसरों की लड़ाई हमने बहुत लड़ ली, अब हमें अपने फ़ायदे की बात सोचनी चाहिए। जी आमिर साहब। हाफिज ताहिर अशरफी साहब और ब्रिगेडियर साहब ने जो कुछ कहा, मैं उस पर कहूँगा शाला सच हो गए। हमारे यहाँ हमेशा डबल गेम होती है, बात कुछ होती है, बताई कुछ जाती है, और मैं बिल्कुल यकीन से कह रहा हूँ कि यही कुछ हो रहा है, डबल गेम हो रही है। जी अयाज खान साहब। मुसलमान मुल्कों की बदकिस्मती ये कि बारगेनिंग भी ठीक नहीं कर सकते। ये भाई तस्लीम करना था, आप ये शर्त रख देते कि नए फ़लस्तीन का मसला हल करें, उसके बाद हम तस्लीम कर लेंगे और बाकी सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते। बस वो हम सारी ज़िंदगी मुस्लिम उम्मा सुनते रहे हैं, अब पता चला जाके जनाब वो उसका तो वजूद ही कहीं नहीं है। हर मुल्क अपने मफाद के मुताबिक फ़ैसले कर लेता है, हम देख रहे होते हैं और कहीं और निकल रहे होते हैं। हर मुल्क का ज़ाहिर है हमें भी अपना मफाद देखना चाहिए था, लेकिन हमने उस काबिल ही नहीं हो सके कि हम अपने मफाद के मुताबिक फ़ैसला कर सकें। कश्मीर गया, उसका किसी को यहाँ फ़िक्र नहीं होती। इसराइल के हवाले से लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि जी वहाँ चूँकि फ़लस्तीन का मसला है, वो कश्मीर के हवाले से भी यही इतनी ही दर्द और हमें वो होना चाहिए हमारे दिल में जितना हमारा फ़लस्तीन के हवाले से है। और बिल्कुल जो उधर हमने डिसीजन लेना है वो इधर भी लेना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से उधर कुछ और पॉलिसी होती है हमारी और यहाँ कुछ और पॉलिसी होती है। ठीक हो गया, पाकिस्तान इसराइल से मुतालिक दबाव बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं, राय आप जान चुके हैं। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिएगा। मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।